अच्छी तरह से समझ आ गई। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो आज हम चैप्टर 1 पढ़ेंगे, लिपिड मेटाबॉलिक डिजीज़ का पार्ट 1। ठीक है, तो सबसे पहले स्टीरिया डिजीज़ पढ़ेंगे। इसको हमने कल भी डिस्कस किया था कि जो फैट आते हैं आपके स्टूल्स के अंदर वो 5% होते हैं नेचुरली, लेकिन अगर 5% से बढ़ जाए तो उसका मतलब है स्टीरिया होने के चांसेस हैं। तो स्टीरिया तीन वजूहत की वजह से होता है। एक तो आपके बाइल जो है साल्ट नहीं आ रहे बाइल डक्ट के जरिए आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो अगर बाइल साल्ट नहीं आएंगे तब भी आपके जो ट्राइसेल ग्लिसरॉल है वो डाइजेस्ट नहीं होगा और वो स्टूल में जाएगा। ठीक है, तो फैटी स्टूल आएगा, तो इसको भी स्टीरिया कहते हैं। या पैंक्रियाटिक जूस नहीं आ रहा। पैंक्रियाटिक जूस तब नहीं आता जब पैंक्रियाटाइटिस हो जाए, पैंक्रियाज स्वेल हो जाए किसी इन्फेक्शन की वजह से, तो तब भी ट्राइग्लिसराइड जो है ना वो आने शुरू हो जाते हैं स्टूल्स के अंदर। तीसरा काज है कि आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के सेल जो है वो डैमेज हो गए हैं, वो फैटी एसिड को अब्जॉर्ब नहीं कर रहे। तो बीटा ऑक्सीडेशन में मैंने आपको बताया था, एक तो जो लॉन्ग चेन फैटी एसिड को अंदर लेके आता है कैट 1 कार्निटीन एसाइल ट्रांसफरेज 1 एंजाइम, उसकी बाजू का तो डेफिशिएंसी होती है, या इस एंजाइम की मीडियम चेन एसाइल कोई डिहाइड्रोजनेज की डेफिशिएंसी होती है, जिसकी वजह से सीवियर इफेक्ट आते हैं। तो अगर तो कार्निटीन एसाइल ट्रांसफरेज या जिसको कार्निटीन पाल्मिटाइल ट्रांसफरेज 1 भी कहते हैं, अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो लॉन्ग चेन फैटी एसिड डाइजेस्ट नहीं होंगे, जिसकी वजह से मसल के अंदर से स्पाम्स बनेंगे, एचेस होंगी, वीकनेस आएगी, जो आपके मसल के अंदर मायोग्लोबिन है वो टूटना शुरू हो जाएगी और ब्लड में आएगी, ब्लड से यूरिन में आएगी, तो इसको मायोग्लोबिन यूरिया कहते हैं। इसके अलावा अगर आप ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो ये वाला प्रोसेस ज़्यादा सीवियर हो जाता है। इसके अलावा हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है इसमें। इसके अलावा बायोप्सी करते हैं तो एलिवेटेड मसल ट्राइग्लिसराइड लेवल आता है, मोस्ट कॉमन फॉर्म है और ऑटोसोमल रिसेसिव है, और 30 और 40 साल की एज के बाद ये ज़्यादा प्रेवलेंट होती है। दूसरा है ये जो पहला एंजाइम है बीटा ऑक्सीडेशन का, मीडियम चेन, यानी कि 10 या 10 से कम फैटी एसिड है उसको डाइजेस्ट करने वाला जो एंजाइम है मीडियम चेन एसाइल कोए डिहाइड्रोजनेज। अगर लॉन्ग चेन होगा तो उसको लॉन्ग चेन एसाइल कोए डिहाइड्रोजनेज करेंगे, और अगर मीडियम चेन है तो उसको मीडियम चेन होता है ये 10 या 10 से कम जो होते हैं। शॉर्ट चेन या मीडियम चेन एसाइल कोए डिहाइड्रोजनेज की डेफिशिएंसी होती है बच्चों के अंदर, और उनकी डेथ भी हो जाती है, जो है ना सडन डेथ हो जाती है उसकी बड़ी जल्दी। तो इसमें अगर मीडियम चेन या शॉर्ट चेन फैटी एसिड, आपको पता है मिल्क के अंदर शॉर्ट चेन फैटी एसिड होते हैं और मेजर एनर्जी का सोर्स होते हैं, तो अगर वो बेबीज को शॉर्ट चेन फैटी एसिड नहीं मिलेंगे, एनर्जी नहीं मिलेगी और उनकी डेथ हो सकती है। तो अगर फैटी एसिड डाइजेशन नहीं हो रही तो इसका मतलब है अल्टरनेटिव रिसोर्सेज बॉडी यूज करेगी। वो अल्टरनेटिव रिसोर्सेज क्या है? ग्लूकोज है, कीटोन बॉडीज हैं, जिसकी वजह से ग्लूकोज का लेवल भी कम हो जाएगा, कीटोन बॉडीज की का लेवल भी कम हो जाएगा। ग्लूकोज के लेवल के कम होने को हम हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं, और कीटोन के लेवल को कम होने को हम हाइपोकीटोसिस कहते हैं। तो इसमें CO8 और C10 वाले जो फैटी एसिड है ब्लड में ज़्यादा हो जाएंगे, जिसकी वजह से एसिडिटी होगी, वोमिटिंग होगी, बाद में नर्वस सिस्टम डैमेज हो जाएगा, बॉडी पैरालिसिस में चली जाएगी, पैरालिसिस के बाद कोमा में चली जाएगी और अल्टीमेटली डेथ हो जाएगी। ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज़ है विद वेरिएबल एक्सप्रेशन है। दूसरी है हमारी डिजीज़ एक और, जिसमें विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होती है। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होती है तो ये 8 चेन फैटी एसिड ऑक्सीडेशन में एंड पे एक फैटी एसिड बनता है जिसको हम प्रोपोनॉल कोए कहते हैं। प्रोपोनॉल कोए कार्बोक्सिलेज की मौजूदगी में मिथाइल मेलोनाइल कोए में चेंज होता है, और मिथाइल मेलोनाइल कोए फिर सक्सिनाइल कोए में चेंज होता है म्यूटेज एंजाइम की मौजूदगी में। मिथाइल मेलोनाइल कोए म्यूटेज, अगर ये विटामिन B12 इस एंजाइम को नहीं मिलता जो कि इसका स्ट्रॉन्ग कोफैक्टर है, तो ये वर्क नहीं करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा? मिथाइल मेलोनिक एसिड यूरिया हो जाएगा, मिथाइल मेलोनिक एसिड यूरिया हो जाएगा, मिथाइल मेलोनिक एसिड यूरिया हो जाएगा। तो मिथाइल मेलोनिक एसिड यूरिया का मतलब है
कि एसिडिटी ज़्यादा होगी, जब बॉडी को के अंदर अगर एसिड कम होगा तो नर्वस सिस्टम डैमेज होगा, नर्वस सिस्टम डैमेज होगा तो न्यूरोपैथी होगी और न्यूरल प्रॉब्लम्स आएंगी। तो इसके 4 काजेज होते हैं। एक तो बीटा B12 की डेफिशिएंसी है जिसकी वजह से ये एंजाइम वर्क नहीं करता। दूसरा इंट्रिंसिक फैक्टर प्रोटीन जो कि विटामिन B12 को ऑब्जॉर्ब करती है, उसकी डेफिशिएंसी से हो सकता है। तीसरा म्यूटेज की डिफेक्ट से। चौथा डिफेक्ट्स इन कोएंजाइम फॉर्म ऑफ विटामिन B12। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं ये अगर कैट 1 या जिसको CPT1 की कहते हैं, अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो लॉन्ग चेन जो है वो अंदर नहीं जाएंगे और डाइजेस्ट नहीं होंगे। तो लॉन्ग चेन अगर डाइजेस्ट नहीं होंगे तो सीवियर इफेक्ट आएंगे। प्राइमरी कार्निटीन डेफिशिएंसी क्या होती है? इट इज सीवियर इनफेंटाइल फॉर्म, यानी कि बच्चों के अंदर बड़ी सीवियर होती है। इन्वॉल्व मल्टीपल ऑर्गन सिस्टम इसके सिम्टम्स अकर होते हैं 6 से 24 मंथ की एज तक, 6 to 24 मंथ ऑफ एज। इसमें क्या होता है? कीटोन बॉडी का लेवल कम हो जाता है, लीवर फेलियर हो सकता है, क्यूट होता है जो कि सडनली हो, हेपेटोमेगाली लीवर का साइज बड़ा हो जाता है, और कार्डियोमायोपैथी कार्डियक डिजीजेज हो जाती है। सिंथेसिस ऑफ कार्निटीन, कार्निटीन का दूसरा नाम क्या है? बीटा हाइड्रोक्सी एंड ट्राइमिथाइल लाइसिन। और ये दो चीज़ों से हम सिंथेसाइज करते हैं, लाइसिन से और मैथ्यूनिन से। एक है लाइसिन और दूसरी मैथ्यूनिन, और लिवर के अंदर ये सिंथेसाइज होती है। लाइसिन जो है मिथाइल ग्रुप लेता है एस एडिनोसिल मैथ्यूनिन से, ये मिथाइल ग्रुप ट्रांसफर करता है लाइसिन को और बनता है कार्निटीन। ठीक है, और ये कार्निटीन फिर लॉन्ग चेन फैटी एसिड को साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर ले जाने में हेल्प आउट करती है। ठीक है, तो अगर न्यूनेटल देखें फॉर्म तो इट इज लीथर फॉर्म ऑफ न्यूनेटल। अगर इसकी कार्निटीन की डेफिशिएंसी है, इट इज लीस्ट कॉमन क्लिनिकल प्रेजेंटेशन ऑफ दिस डिसऑर्डर। symptoms occur just hours after the birth to within 4 days of life. Symptoms are encephalopathy. Encephalopathy क्या होता है कि mean damage of disease that affect the brain, जो ब्रेन को अफेक्ट करती है, जिसकी वजह से कंफ्यूजन होती है, हाइपोग्लाइसीमिया, ग्लूकोज का लेवल बहुत डाउन हो जाता है, लीवर फेलियर, कार्डियक मायोपैथी और मसल वीकनेस आती है। सेकेंडरी कार्निटीन डेफिशिएंसी, अगर आप डाइट में प्रोटीन कम ले रहे हैं, ठीक है, तो प्रोटीन कम होगी तो इसका मतलब है आपके अंदर कार्निटीन की डेफिशिएंसी है। दूसरा, आपका लिवर इसको प्रोड्यूस कर रहा होता है, अगर लिवर प्रोड्यूस ही नहीं करेगा तो तब भी कार्निटीन की डेफिशिएंसी होती है। और तीसरा, अगर बॉडी प्रेगनेंसी में है, सीवियर बर्न है या कोई ट्रामा है, तब प्रोटीन ज़्यादा चाहिए होती है। ठीक है, क्योंकि डाइजेस्ट ज़्यादा हो रही होती है तो चाहिए भी ज़्यादा होती है, तो इसमें हो सकती है कार्निटीन की डेफिशिएंसी। और होमोडायलिसिस, अगर आप डायलिसिस कर रहे हैं तो तब कार्निटीन रिमूव हो जाती है ब्लड से, ब्लड के साफ करने के दौरान, तो उस वक्त भी कार्निटीन की डेफिशिएंसी हो सकती है। एपिडेमियोलॉजी अगर देखें तो प्राइमरी सिस्टमेटिक कार्निटीन डेफिशिएंसी एस्टिमेटेड इन जमान टू अकर 1 out of 40,000 बर्थ। और अगर आप देखें ऑस्ट्रेलिया के अंदर 1 out of 37 बर्थ टू 1 out of lakh न्यूबॉर्न बेबी। द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस कंडीशन इज नॉट नोन। होयर यूके में अगर देखें तो उसमें अगर 12,000 हैं तो उसमें से 4 अफेक्टेड हैं, तो ये फ्रीक्वेंसी बनती है 1 out of 50,500। डायग्नोसिस क्या करते हैं? न्यूनेट्स देखते हैं कि ये जो कैट 1 है इज डायग्नोज यूजिंग मास स्पेक्ट्रोमेट्री टू स्क्रीन ब्लड। ये जो आपका कैट 1 है जिसको CPT भी कहते हैं, कार्निटीन साइल ट्रांसफरेज 1 कहते हैं, या कार्निटीन पाल्मिटाइल ट्रांसफरेज 1 कहते हैं, तो अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो इसको हम चेक कर सकते हैं MS मास स्पेक्ट्रोमीटर से। इसके अलावा प्री नेटल डायग्नोसिस में भी पॉसिबल यूजिंग एमनियोटिक विलस सेल्स। हम विलस सैंपल लेते हैं और उसका सीक्वेंसिंग करके पता चल जाता है हमें कि वाकई ये जीन डिफेक्ट है जो कि नहीं। इन एडल्ट द डेफिनेटिव डायग्नोसिस इज बेस्ड ऑन असाइल कार्निटीन लेवल इन सीरम। अगर वो कम ज़्यादा है तो या कम है, कम ही होगा, अगर डेफिशिएंसी है तो उसको वो जो है इसकी डायग्नोसिस का वे बनेगा।
लेबोरेटरी फाइंडिंग, अगर ग्लूकोज का लेवल आपका बहुत कम हो जाता है, कोई कीटोन बॉडीज का लेवल बहुत कम हो जाता है, कार्निटीन का लेवल बहुत कम हो जाता है, तो ये फाइंडिंग है कि यहाँ तो कार्निटीन को प्रोड्यूस करने वाला जो एंजाइम है उसमें म्यूटेशन आ गई है, या फिर कार्निटीन प्रोड्यूस नहीं हो रही। ट्रीटमेंट क्या है? वाइड प्रोलॉन्ग फास्टिंग। ग्लूकोज का लेवल बहुत कम हो जाता है तो ग्लूकोज आपको ज़्यादा लेना पड़ता है। अडाप्ट ए डाइट लो इन लॉन्ग चेन फैटी एसिड, सप्लीमेंट विद मीडियम चेन फैटी एसिड, क्योंकि कार्निटीन लॉन्ग चेन फैटी एसिड के मेटाबॉलिज्म में हेल्प आउट करती है। शॉर्ट चेन फैटी एसिड डायरेक्ट चले जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर और वहाँ पे जाके डाइजेस्ट होना शुरू हो जाते हैं। ट्रीटेड बाय गिविंग एल कार्निटीन 25 मिलीग्राम पर केजी पर 6 आवर्स। ठीक है। प्रोग्नोसिस क्या है? इनफेंटाइल मेटाबॉलिक एंड चाइल्डहुड मायोपैथिक फॉर्म्स ऑफ द कंडीशन कैन बी फेटल इफ अनट्रीटेड। लॉन्ग टर्म prognosis is excellent with oral carnitine supplement. If the disorder is not recognized for long time, death can occur due to the cardiac failure, hypoglycemia and arrhythmias or sudden death. Arrhythmias क्या होता है? Is a problem with the आपका जो हार्ट बीट है कभी ज्यादा हो जाती है कभी कम हो जाती है। कंक्लूजन क्या है? कार्निटीन इज दस कंसिडर्ड एज ए कंडीशनली एसेंशियल न्यूट्रिएंट in individual requirement we might exceed dietary intake during specific disease state. आगे है हमारे पास म्यूटेशनल डिजीजेस या जेनेटिक डिजीजेस। उसमें क्या है डेफिनेशन? मैनी चाइल्डहुड कंडीशन आर काज्ड बाय जीन म्यूटेशन दैट इनकोड स्पेसिफिक प्रोटीन, और वो प्रोटीन मोस्टली एंजाइम होते हैं। दीज म्यूटेशन कैन रिजल्ट इन द alteration of primary protein structure or the amount of protein synthesized. The functional ability of protein, whether it is enzyme, receptor, transport vehicle, membrane or structural element, may be relatively or seriously compromised अगर mutation हो गई है। These hereditary biochemical disorders are collectively termed as inborn error of metabolism. तो inborn error of metabolism में आज जो हम चैप्टर पढ़ेंगे उसमें डिसऑर्डर ऑफ फैटी एसिड ऑक्सीडेशन है, डिफेक्ट इन बीटा ऑक्सीडेशन है, डिफेक्ट इन अल्फा ऑक्सीडेशन है। बीटा ऑक्सीडेशन में ये सेल्स डिजीज है, इसका इंट्रोडक्शन पहले हम कर चुके हैं। इसके अलावा ज़ेल्वेगर सिंड्रोम है, कार्निटीन डेफिशिएंसी है, ये हम पहले कर चुके हैं। कार्निटीन पाल्मिटाइल ट्रांसफर डेफिशिएंसी है, ये हम अभी कर चुके हैं। डिफेक्ट इन अल्फा ऑक्सीडेशन रेप्सम डिजीज है, ये हम करेंगे। लिपिड स्टोरेज डिजीजेज में नीमैन पिक डिजीज है, फेबर्स डिजीज है, गोचर डिजीज है, क्रैब्स डिजीज है, टेसएच डिजीज है, फेब्रिक डिजीज है। इसके अलावा नेक्स्ट जो हमारा सेकंड चैप्टर होगा वो हम लिपोप्रोटीन और दूसरी लिपिड एसोसिएटेड डिजीजेज पढ़ेंगे। आज हमने ये करनी है, तो हमारा आज का जो लेक्चर है ये इस पे है। डिसऑर्डर एसोसिएटेड विद लिपोप्रोटीन, ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, इसको हम उस वक्त डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है बीटा ऑक्सीडेशन की डिजीज जिसको सेट्स कहते हैं। डिसऑर्डर ड्यू टू द ब्लॉकेज इन बीटा ऑक्सीडेशन, क्योंकि मीडियम चेन फैटी एसिड कोई डिहाइड्रोजिनेज की डेफिशिएंसी और सडन डेथ हो जाती है। सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम इसलिए कहते हैं क्योंकि बच्चे की डेथ जल्दी हो जाती है। न्यू एस्टिमेटेड दैन एट लीस्ट 10% ऑफ सिड इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ मीडियम चेन साइल कोई डिहाइड्रोजिनेज, और कुछ शॉर्ट चेन फैटी एसिड साइल कोई डिहाइड्रोजिनेज की वजह से होती है। फ्रीक्वेंसी 1 आउट ऑफ 10,000 बर्थ, मोर प्लेवलेंस दैन फिनाइल कीटोन यूरिया। ठीक है, फिनाइल कीटोन यूरिया से ये ज़्यादा पाई जाती है और इसमें ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है। ये लोगों को समझाया गया कि इसका आप टेस्ट पहले करा लें ताकि इसके इफेक्ट से बचा जा सके सेट से। एक जिनको बताया गया था और एक जिनको नहीं बताया गया था। जिनको बताया गया था उनके अंदर इसका रेशो कम हो गई। ठीक है, फिर देखा गया अनएम्प्लॉयड और के अंदर जो है वो डिजीज जो है वो कम है, और जो स्टूडेंट और आर्म फोर्सेस हैं उनके अंदर बहुत कम है। जो अनएम्प्लॉयड है उसमें सबसे ज़्यादा है। ठीक है, और जो एम्प्लॉयड है उसमें कम ये है उनके बच्चों में ये डिजीज। स्टूडेंट और आर्म फोर्सेस में जो अवेयरनेस दी गई उसमें जो ये डिजीज है वो बहुत कम होगी। Zellweger syndrome, also called hepatorenal syndrome, rare inherited disorder,
due to the absence of peroxisome and its enzyme in all tissue. प्रोक्सीजोम या उसके एंजाइम अगर टिश्यूज के अंदर एब्सेंट है तो फिर लॉन्ग चेन फैटी एसिड हैं वो ये 20 से ज़्यादा ये ऑक्सीडाइज नहीं होते, ठीक है। तो एज ए रिजल्ट क्या होगा, लॉन्ग चेन वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड इनको कहते हैं, 26 से 38 तक ये ब्रेन टिश्यू में डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे और अदर टिश्यूज में लिवर और किडनी में डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे और वहाँ पे सीवियर इफेक्ट शो करेंगे। कार्निटीन डेफिशिएंसी इसको हम पहले कर चुके हैं, स्पेशली प्री मेच्योर इन्फेंट होइंग टू इनएडिक्वेट सिंथेसिस और रीनल लीकेज, जिसकी वजह से बहुत सीवियर इफेक्ट आते हैं, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये भी हम पहले कर चुके हैं। तो ये रह गया है हमारे पास जमैकियन वोमिटिंग sickness caused by eating the unripe acky fruits which contain a toxin hypoglycine that activate medium and short chain acyl CoA dehydrogenase। inactivate का मतलब है, inactivation का मतलब है उसका फंक्शन बंद हो जाएगा। तो अगर आप अनराइपन फ्रूट खाते हैं जिसको एकी फ्रूट्स कहते हैं, ठीक है, इसमें वो आपका अमरूद भी है, तो वो आपके शॉर्ट चेन या मीडियम चेन फैटी एसिड को ब्लॉक कर सकता है, डिहाइड्रोजिनेज को, तो इसकी वजह से बीटा ऑक्सीडेशन स्टॉप हो जाएगी और हाइपोग्लाइसीमिया होगा और इसकी वजह से जो है वो एसिडिटी हो सकती है। आगे है अल्फा ऑक्सीडेशन। अल्फा ऑक्सीडेशन आपको पता ही है, फाइटेनिक्स एसिड जो लीव्स के अंदर होते हैं उनकी होती है, जो हमने लास्ट ईयर में आप देखें मेरा यूट्यूब पे ये पड़ा हुआ है कि अल्फा ऑक्सीडेशन क्या होती है। तो ये जो लीव्स के अंदर फाइटेनिक एसिड होता है उसके लिए एक एंजाइम होता है फाइटेनिक एसिड अल्फा ऑक्सीडेज, अगर उसका वो डेफिशिएंट है तो जो आपके फाइटेनिक एसिड हैं वो प्रिस्टेनिक एसिड में चेंज नहीं होंगे, अगर वो चेंज नहीं होंगे तो इसका लेवल बढ़ेगा। ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है और चाइल्ड होल्ड टू अडल्ट लाइफ में रहती है और इसमें फाइटेनिक एसिड जो है प्रिस्टेनिक एसिड में नहीं चेंज होता। अकोमुलेट इन ऑल टिश्यू एंड ब्लड शो इंक्रीज अप टू 20% ऑफ द टोटल फैटी एसिड, ठीक है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है, न्यूरोलॉजिकल साइंस एंड सिम्टम्स, सेंसरी डिस्टर्बेंस है, आई मैनिफेस्टेशन है, मेंटल डेवलपमेंट है, यूजुअली नॉर्मल है, ठीक है, मेंटल डेवलपमेंट नॉर्मल होती है, लेकिन इसमें आइज में प्रॉब्लम आती है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आती हैं। इसके अलावा सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो लेते हैं उसमें प्रोटीन ज़्यादा आती है, सेल काउंट नॉर्मल होता है। डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं, अगर फाइटेनिक एसिड का लेवल प्लाज्मा के अंदर बहुत ज़्यादा आ रहा है तो इसका मतलब है इसमें ये जो आपका अल्फा ऑक्सीडेशन का अल्फा ऑक्सीडेशन एंजाइम है वो डेफिशिएंट है। ट्रीटमेंट ओमिट इनटेक ऑफ डाइटरी फाइटोन्स लाइक प्लांट्स के जो लीव्स हैं विच इज द प्रिकर्सर्स ऑफ फाइटेनिक एसिड। लिपिड स्टोरेज डिजीजेस में आपका आल्सो नोन एज स्फिंगो लिपिडोसिस जेनेटिकली एक्वायर्ड होती हैं, ग्रुप ऑफ इनहेरिटेड डिजीजेस दैट आर काज्ड बाय जेनेटिक डिफेक्ट इन द कैटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड्स कंटेनिंग स्फिंगोसिन, ठीक है, यानी कि ग्लाइकोलिपिड्स में मोस्टली स्फिंगोसिन होती है। इसके अलावा स्फिंगोमाइलिन के अंदर एक ही फास्फोलिपिड है जिसके अंदर स्फिंगोसिन होती है, वो स्फिंगोमाइलिन है। तो अगर स्फिंगोसिन यानी कि ये जो कंपाउंड लिपिड है इनके अंदर कोई प्रॉब्लम आती है तो डिजीज हो सकती है। दे आर द पार्ट ऑफ लार्जर ग्रुप ऑफ लाइसोसोमल डिसऑर्डर। तो complex lipid containing ceramide accumulate in cells, particularly in the neuron, causing neurological degradation and shortening the lifespan. The rate of synthesis of the stored lipid is normal. The enzymatic defect in the lysosome degradation pathway of sphingolipid mostly ये cause होता है जो कि फैटी एसिड को कंपाउंड फैटी एसिड को जो है कंपाउंड लिपिड को डाइजेस्ट नहीं करता। कंपाउंड लिपिड होते हैं जिसमें स्फिंगोमाइलिन है और ग्लाइकोलिपिड है। द एक्सटेंट टू विच द एक्टिविटी ऑफ द अफेक्टेड एंजाइम इज डिक्रीज इज सिमिलर इन ऑल टिश्यूज, ठीक है। नीमैन पिक डिजीज में क्या होता है, स्फिंगोमाइलिन जो है वो सेरामिड में कन्वर्ट नहीं हो पाती स्फिंगोमाइलिन माइलिनेज एंजाइम की डेफिशिएंसी से।
तो स्फिंगोमाइलिनेज क्या करता है, आपको पता है स्फिंगोमाइलिन का स्ट्रक्चर क्या होता है? स्फिंगोमाइलिन में क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है? स्फिंगोमाइलिन में क्या होता है? स्फिंगोसिन होती है, स्फिंगोसिन होती है। इसके अलावा इसके साथ फैटी एसिड अटैच होता है, ठीक है? इसके अलावा इसके अंदर फास्फोरिक एसिड होता है, ठीक है? फास्फेट होता है। इसके अलावा इसके अंदर कोलिन बेस होती है, ठीक है? कोलिन बेस होती है। तो स्फिंगोसिन प्लस फैटी एसिड ये सेरामिड कहलाता है। तो ये जब फास्फेट और कोलिन बेस उतरती है तो ये किस एंजाइम की मौजूदगी में उतरती है? स्फिंगोमाइलिनेज एंजाइम की मौजूदगी में। स्फिंगोसिन और फैटी एसिड साथ रहते हैं जिसको सेरामिड कहते हैं, और फास्फेट और कोलिन उतर जाते हैं स्फिंगोमाइलिनेज एंजाइम की मौजूदगी में। तो अगर ये एंजाइम वर्क नहीं करता तो स्फिंगोमाइलिन अक्युमुलेट करती जाएगी, ठीक है? So principal storage substance sphingomyelin which accumulate in reticuloendothelial cells of spleen, liver and spleen enlargement. ये spleen के सेल होते हैं reticuloendothelial cells। मेंटल रिटार्डेशन होती है इसमें। फैब्री डिजीज एक और स्टोरेज डिजीज है, काज बाय द डेफिशिएंसी इन द लाइसोसोम अल्फा ग्लैक्टोसाइडेज, जो कि ग्लाइकोलिपिड को डाइजेस्ट करता है। एक्युमुलेट ऑफ सेरामिड ट्राईहेक्सोसाइड इन किडनी ऑफ दीज पेशेंट, समटाइम रेफर टू एज सेरामिड ट्राईहेक्सोसाइडेज। इस एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है। इस एंजाइम को ये वाला एंजाइम भी कहते हैं। लाइसोसोमल अल्फा ग्लैक्टोसाइडेज को हम सेरामिड ट्राईहेक्सोसाइडेज भी कहते हैं। स्किन रैशेज होती हैं इसकी डेफिशिएंसी से, किडनी फेलियर होता है, पेन इन द लोअर एक्सट्रीमिटीज, यानी कि जो जॉइंट होते हैं उंगलियों वगैरह के, उनमें पेन होता है। न्यू ट्रीटेड विद एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, कौन कौन सा एंजाइम देते हैं हम? ए गैल साइडेज बीटा देते हैं, जहाँ इसका ब्रांड नेम क्या है? फेब्राजाइम कहते हैं इसको। गोचर डिजीज किस एंजाइम की डेफिशिएंसी से होती है? लाइसोसोम ग्लूकोसाइरिब्रोसाइडेज एंजाइम की डेफिशिएंसी से। ये आपको पता है ग्लाइकोलिपिड की 3 टाइप्स होती हैं, गैंग्लियोसाइड, सेरिब्रोसाइड और सल्फाटाइड। तो ये आपका सेरिब्रोसाइड जो है उसकी डिग्रेडेशन का जो एंजाइम है लाइसोसोमल ग्लूकोसेरिब्रोसाइडेज। तो ये जो सेरिब्रोसाइडेज क्या करता है, ये जो ग्लूकोसेरिब्रोसाइड होते हैं उसको डाइजेस्ट करता है सेरामिड और उसके कंपोनेंट में जिसमें एसिड वगैरह हैं। तो अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो ग्लूकोसेरिब्रोसाइड का लेवल बढ़ जाता है। इंक्रीज कंटेंट ऑफ ग्लूकोसेरिब्रोसाइड इन द स्प्लीन एंड लिवर, और उनका साइज बढ़ जाता है, खासकर स्प्लीन का। ओरोजन ऑफ लंग बोन एंड पेल्वस इसके काज हैं। बोन जो है वो उसके अंदर ओरोजन शुरू हो जाती है और पेल्वस के बोन्स के अंदर। इंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी इज अवेलेबल फॉर द टाइप 1 डिजीज, ठीक है? तो इसमें ये इंजाइम जिसका ब्रांड नेम है सेरिजाइम, इसको यूज करते हैं, या इसको इमी ग्लूकोज सिरेज कहते हैं। आल्सो मिग ग्लू स्टेट भी यूज कर सकते हैं। एन ओरल ड्रग्स विच इनहिबिट द एंजाइम ग्लूको सेल सेरामिड सिंथेज, जो इसकी सिंथेसिस करता है उसको जाके ब्लॉक कर देता है। एन एसेंशियल एंजाइम फॉर द सिंथेसिस ऑफ मोस्ट ग्लाइको स्फिंगोलिपिड्स लाइक ग्लूकोसेरिब्रोसाइड। क्रैबी डिजीज में क्या होता है? ये क्रैबी डिजीज में ग्लैक्टोसेरिब्रोसाइडेज का डेफिशिएंसी हो जाती है। लाइसोसोमल एंजाइम है ग्लैक्टोसेरिब्रोसाइडेज, ठीक है? इसको एक और नाम भी देते हैं ग्लोबाइड ल्यूकोडिस्ट्रॉफी, ठीक है? ये ग्लोबाइड शेप में हो जाते हैं ल्यूकोसाइट्स। इंक्रीज अमाउंट ऑफ ग्लैक्टोसेरिब्रोसाइड्स इन द वाइट मैटर ऑफ द ब्रेन, ठीक है? तो ये वाइट मैटर जो है उनमें ग्लैक्टोसेरिब्रोसाइड ज़्यादा हो जाते हैं। तो ग्लैक्टोसेरिब्रोसाइड में क्या होगा? लाइसोसोमल एंजाइम ग्लैक्टोसेरिब्रोसाइडेज एंजाइम की डेफिशिएंसी होगी। और टे-6 डिजीज में क्या है? फैटल डिजीज विच इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ हेक्सोसामिनाइडेज। ए एक्टिविटी जो है वो कम हो जाती है। जो अगर हेक्सोसामाइनाइडेज एक्टिविटी कम होगी
तो क्या होगा, ये गैंग्लियोसाइड जो GM2 है ये जो है डाइजेस्ट नहीं होगा और ये अकुमुलेट करेगा ब्रेन के अंदर और मेंटल रिटार्डेशन करेगा, ब्लाइंडनेस काज करेगा, इनएबिलिटी टू स्वेलो, और इसमें चेरी रेड स्पॉट डेवलप हो जाते हैं मिकोला, ये जो बैग ऑफ द आईज के अंदर रेड स्पॉट आ जाते हैं। T6 डिजीज यूजली डाई, जो बच्चा होता है वो 5 साल की एज में डाई कर जाता है। तो ये इनकी समरी है। नीम एंड पिक डिजीज स्विंगोमाइलिनेज एंजाइम की डेफिशिएंसी से होती है और उसमें स्विंगोमाइलिन अकुमुलेट करती है, जिसकी वजह से हेमेटोमेगाली, स्प्लिनोमेगाली, मेंटल रिटार्डेशन हो जाती है। फैब्री डिजीज में सेरामिडेज एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है और सेरामिड जो है अकुमुलेट करता है, सॉरी ये जो सेरिब्रोसाइड अकुमुलेट करता है और पेनफुल होती है और डिफॉर्म जॉइंट्स होते हैं। गोचर डिजीज में क्या होता है, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज की डेफिशिएंसी होती है और ग्लूकोसेरिब्रोसाइड बढ़ जाते हैं। इसमें भी हेमेटोमेगाली, स्प्लिनोमेगाली, ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि हड्डियों का टूटना, नरम हो जाना, मेंटल रिटार्डेशन। क्रेबी डिजीज में बीटा ग्लैक्टोसेरिब्रोसाइडेज की डेफिशिएंसी होती है, जिसकी वजह से ग्लैक्टोसेरिब्रोसाइड बढ़ जाते हैं। एब्सेंस ऑफ माइलिन फॉर्मेशन, हेपेटोमेगाली, स्प्लिनोमेगाली और मेंटल रिटार्डेशन होती है। T6 डिजीज में मैंने अभी आपको बताया है एक्सोसामिनाइडेज की डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसकी वजह से गैंग्लियोसाइड GM2 का लेवल बढ़ जाता है, ब्लाइंडनेस, मेंटल रिटार्डेशन, डेथ विदिन 2 to 5 ईयर। फैब्री डिजीज अल्फा ग्लैक्टोसाइडेज, सेरिब्रोसाइडेज, सेरामाइडेज, ट्राई हेक्सोसाइड की डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसको रीनल फेलियर इसकी वजह से होते हैं। स्किन रैश, पेन इन लोअर एक्सट्रीमिटीज आते हैं। इनकी कोई ट्रीटमेंट है? करंटली देयर इज नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट अवेलेबल फॉर द मोस्ट ऑफ द लिपिड स्टोरेज डिजीजेस, एक्सेप्ट कि अगर आप आर्टिफिशियल एंजाइम दें। Although the Gaucher and Fabry disease have high effective enzyme replacement therapy, आप artificial enzyme देते हैं। There is currently no cure for Neem and Pick disease. Treatment is portable. Doctor often prescribed corticosteroid to relieve the pain of Fabry's disease. एंटी कन्वल्सेंट मेडिसिन जो कि कन्वर्जन को रोकती हैं आर ऑफन यूज टू कंट्रोल सीजर इन T6 डिजीज। What is the prognosis? The prognosis for the lipid storage disorder is determined by the type of disease. कि कौन सी डिजीज है, वह जाहिर बात है उसी की ज्यादती की वजह से। अगर स्विंगोमाइलिनेज एंजाइम की डेफिशिएंसी है तो स्विंगोमाइलिन का लेवल बढ़ जाता है। एज ऑफ ऑनसेट and the severity of the symptoms. Children with Gaucher disease may lie well into the adulthood, while children with Neem and Pick disease most often die at a young age from the infection or a progressive neurological loss. Children with Fabry disease often die prematurely of complication from heart disease, renal failure, or stroke. Most children with Fabry's disease die by age 2, usually from lung diseases. Children with Tay-Sachs disease may eventually need a feeding tube, and they often die by age of 2 to 5 from recurring infection. What research is being done? The National Institute of Neurological Disorder and Stroke, जिसको NINDS भी कहते हैं, and other Institute of National Institute of Health conduct research related to lipid storage diseases in laboratory at the National Institute of Health, and also support additional research through grant to major medical institutions across the country. ये जो NINDS है, रिसर्चर वार रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हाई इफेक्टिव एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी फॉर गोचर एंड फैब्री डिजीज। बड़ा इनका शुक्र है कि इन्होंने ये रिप्लेसमेंट थेरेपी बताई। Scientists at the NINDS continue to study how lipid accumulate in the cells and why they are cause harm to the body. The goal of this research is to develop novel approaches to the treatment of these disorders. तो ये आपका चैप्टर था लिपिड स्टोरेज डिजीज पार्ट 1। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पार्ट 2 करेंगे और इसको हम अपलोड भी कर देंगे यूट्यूब पे। तो पार्ट 1 भी आपने गौर से सुनना है, इसमें बड़े MCQs आते हैं और इसमें लाजमी आपको क्वेश्चन आते हैं
फाइनल के अंदर लिपिड स्टोरेज डिजीजेज और कार्बोहाइड्रेट स्टोरेज डिजीजेज, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिक डिजीज, दोनों में से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो इनको अच्छी तरह आपने करना है। अब आपके आने चाहिए मैक्सिमम क्वेश्चन।